अपन नए राजा और उनके राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे थे, ठीक है ना। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में आज अपन पढ़ेंगे कि प्रशासन का जो रूप है वो आज और उस समय की में कितना अंतर है, ठीक है ना। तो मध्यकाल में ये जो काल अपन 8वीं शताब्दी से लेकर के जो 16वीं शताब्दी तक का जो काल है वो किस में आता है, मध्यकाल के अंदर आता है, ठीक है ना। तो जो नए उस समय के जो राजवंश थे उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और आज के समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उन दोनों में अंतर क्या है, एक तो ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मध्यकाल के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। मध्यकाल में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी, यानी राजा का शासन था। आज कैसी है, वर्तमान में प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक, ठीक है। तो मध्यकाल के अंदर यानी उस समय राजाओं का शासन था, तो प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी। राजतंत्र के अंदर राजतंत्र में शासन क्या होता था, वंशानुगत होता था। लोकतंत्र में शासन जनता द्वारा चुनी हुई सरकार से होता है, ठीक है। मध्यकाल की प्रशासनिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, वर्तमान काल की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है। राजतंत्र में शासन कैसा होता है, वंशानुगत होता है। लोकतंत्र के अंदर जो शासन होता है वो एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार वहाँ पर शासन करती है, ठीक है ना। यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का गठन किया जाता है। मध्यकाल में जनता किसी राजा का न तो चुनाव कर सकती थी, और तीसरा है मध्यकाल में जनता न तो किसी राजा का चुनाव कर सकती थी और न उसे हटा सकती थी। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार के अंदर अंतिम शक्ति किसके पास होती है, लोकतांत्रिक सरकार में अंतिम शक्ति किसके प्रकार होती है, जनता के पास होती है। सरकार में पास होती है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार का गठन लोकतांत्रिक सरकार का गठन कौन करती है, जनता करती है। अगर गठन करती है तो उसको हटाने का पावर भी किसके पास है, जनता के पास है। इसीलिए उस समय की और आज की प्रशासनिक व्यवस्था में ये अंतर है। उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, आज की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है। उस समय का शासन वंशानुगत होता था, आज का शासन क्या है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का होता है। मध्यकाल में जनता न तो राजा को हटा सकती थी और न ही राजा का चुनाव कर सकती थी, लेकिन आज लोकतांत्रिक सरकार के अंदर
और क्या है, जनता के पास अंतिम शक्ति होती है, वो उसको हटा भी सकती है और क्या कर सकती है, चुन भी सकती है। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि दूसरा था युद्ध के लिए, धन के लिए युद्ध, यानी उस समय जो मध्यकाल में जो शासक थे वो क्या है, धन के लिए युद्ध करते थे। जितना उनके पास धन आएगा उस धन का उपयोग वो क्या करते थे, मंदिरों के लिए, मस्जिदों के निर्माण के लिए और सड़कें बनाने के लिए, यानी व्यापारिक मार्गों के लिए, किले बनाने के लिए, इनकी वो क्या करते थे, उस धन का उपयोग करते थे अपने आप को शक्तिशाली घोषित करने के लिए भी। और अधिक से अधिक वो इन चीज़ों का निर्माण, इमारतें वगैरह बना करके ये घोषित करना चाहते थे कि उस क्षेत्र का राजा इतना शक्तिशाली है, इसलिए वो क्या करते थे, धन के लिए भी युद्ध करते थे। उनके लिए युद्ध करते थे, ये युद्ध धन के लिए युद्ध करते थे। अब धन के लिए जो युद्ध करते थे उसके अंदर प्रत्येक राजवंश अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, प्रत्येक राजवंश अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए और दूसरे क्षेत्र को युद्ध के द्वारा जीत करके और उस पर क्या करना चाहता था, कब्जा। प्रत्येक राजवंश का शासक अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए क्या करता था, क्षेत्र का विस्तार करने के लिए दूसरे क्षेत्र या शासक, रियासतों के शासक से, दूसरे क्षेत्र के शासक से युद्ध करके उस पर कब्जा, ऊपर क्या करता था, कब्जा करता था। अब ये कब्जा करने के पश्चात उस क्षेत्र के ऊपर जितनी भी जो धन की आमदनी होती थी, धन आय प्राप्त होती थी, उस आय को वो किसके अंदर लगाना चाहता था, किस में लगाना चाहता था, व्यापारिक मार्ग बनाने के लिए, ठीक है, किले, दुर्ग और मंदिर, मस्जिद आदि बनाने के लिए, उस धन का प्रयोग करता था। ठीक है ना। तो प्रत्येक राजवंश का शासक जो अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए दूसरे क्षेत्र के शासक के साथ वो क्या करता था, युद्ध करके उस क्षेत्र पे कब्जा, जो जीत जाता था उसका उस क्षेत्र के ऊपर क्या हो जाता था, कब्जा हो जाता था। उस क्षेत्र से जो उसको आय प्राप्त होती थी, उससे वो जो धन लूट करके लाता था उस शासक की सत्ता से, उस धन का उपयोग वो कहाँ करता था, व्यापारिक मार्ग बनाने के लिए, किलों के निर्माण के लिए, दुर्ग, मंदिर, मस्जिद आदि बनाने के लिए उस धन का उपयोग करता था। अपने आप को अधिक से अधिक वो क्या घोषित करना चाहता था, शक्तिशाली शासक घोषित करना चाहता था। अब आपकी एक बुक के अंदर उदाहरण दे रखा है कि किस क्षेत्र के ऊपर कौन से शासक ने और किस प्रकार से कब्जा किया। अब देखो, यह है दिया हुआ है गंगा घाटी की। अब जहाँ से गंगा नदी निकलती है भारत के, है ना, अब ये जो क्षेत्र बनता है भारत का, ठीक है ना, हिमालय के गंगोत्री से निकलती है, ठीक है ना, तो उत्तरी भागों से गंगा बह करके आती है, ऊपर से आगे से हिमालय वाले पहाड़ से, ठीक है ना। तो यहाँ से जो गंगा नदी निकल करके आती है, तो ये जो क्षेत्र बनता है वो क्या बनता है, गंगा घाटी। और इस गंगा घाटी के अंदर कौन सा क्षेत्र था, कन्नौज।
ठीक है। इस कन्नौज वाले क्षेत्र के ऊपर और किनका शासन होता है, वो इस कन्नौज वाले क्षेत्र पे अधिकार क्यों करना चाहते थे, क्योंकि एक तो ये क्या था, यहाँ से एक तो व्यापारिक हिमालय की तलहटी से, और क्या था, व्यापारिक मार्ग था एक बात। दूसरा, जो गंगा नदी के बहने से यहाँ से जो उपजाऊ मैदान बनता है, वो उपजाऊ मैदान क्या होता था भाई, वो मैदान जो था वो क्या होता था, उपजाऊ होता था, वहाँ पर और फसल का अधिक उत्पादन किया जा सकता था। फसल का अधिक उत्पादन होने से और वहाँ से किसानों से वो अधिक क्या ले सकते थे, कर ले सकते थे। इसलिए हर शासक इस क्षेत्र को क्या करना चाहता था, जीतना चाहता था, ठीक है ना। तो बुक के अंदर उदाहरण दे रखा है कि गंगा घाटी के में कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, कन्नौज के ऊपर, अब नियंत्रण का कारण आपको बता दें कि हर शासक उस राजवंश का नियंत्रण क्यों करना चाहता था, तो नियंत्रण करने के लिए और किस से, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, राष्ट्रकूट और पाल वंश के कई शासक कई वर्षों तक लड़ते रहे। अब देखो, ये 3 वंश के शासक हैं, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश के और पाल वंश के। तो ये जो राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के जो शासक आपस में तीनों इस संघर्ष के लिए, इस क्षेत्र के लिए लड़ते रहे, तो ये 3 पक्ष होने के कारण, इसे क्या कहा जाता है, त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है या त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, जो हिमालय से गंगा नदी निकलती है, उस गंगा नदी के आसपास वाला क्षेत्र था वो क्या कहलाता था, गंगा घाटी कहलाता था। इस नदी के बहने से जिन घाटियों का निर्माण हुआ, हिमालय के पर्वतीय भागों में जो घाटियाँ थी, उन घाटियों से बहती हुई जो गंगा नदी निकलती है, उस गंगा नदी वाले इस घाटी वाले क्षेत्र में एक क्या था, कन्नौज नामक क्षेत्र है। इस कन्नौज नामक क्षेत्र पर उत्तरी भारत के ये जो शासक थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, यहाँ पर इन शासकों को इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए कई वर्षों तक आपस में, और तीनों राजवंशों के शासक और आपस में लड़ते रहे। और इसे 3 पक्ष होने के कारण इस संघर्ष को क्या कहा जाता है, त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। अब ये गंगा घाटी को लड़ना क्यों चाहते थे, अब इस क्षेत्र के लिए लड़ना क्यों चाहते थे, पहली बार ये क्या था, राजनीतिक केंद्र था। क्या था ये कि राजनीतिक केंद्र था शुरू से, क्योंकि जिस समय भारत के अंदर, जैसे ये भारत है, ठीक है ना, अब भारत के इस वाले क्षेत्र से ये जो आक्रमण होते थे, इन आक्रमणों से, और यहाँ से क्या था, हिमालय, तो ये तो एक दुर्गम क्षेत्र था, ठीक है ना, ये हिमालय का पार्ट है, तो यहाँ पे हिमालय वाले क्षेत्र में ये दुर्गम पार्ट है, तो ये इसकी तलहटी से होते हुए भारत में इस वाले क्षेत्र में प्रवेश करते थे, और यहाँ पर आकर देखते थे तो गंगा का उपजाऊ मैदान होने के कारण ये लोग यहीं रह, तो ये एक क्या बन गया था, एक राजनीतिक केंद्र बन गया था, ठीक है। पहला क्या था कि इस त्रिकोणीय संघर्ष इन तीनों राजवंशों को यहाँ लड़ने का कारण क्या था कि ये एक क्या था, राजनीतिक केंद्र था। दूसरी बात है कि ये उत्तरी भारत के मध्य स्थित था, ठीक है ना, कन्नौज उत्तर भारत के मध्य में स्थित था। कन्नौज उत्तर भारत के मध्य में क्या था, मध्य में स्थित था, उत्तर भारत के मध्य में स्थित था, ठीक है। अब है कि इसलिए गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट के राजाओं के मध्य लंबे समय तक कन्नौज के लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। इन शासकों ने कन्नौज पर नियंत्रण कायम हो सके
इसलिए इस पक्ष को इतिहासकारों ने क्या दे दिया, त्रिपक्षीय संघर्ष दे दिया। अब देखो, प्राचीन और मध्यकाल के राजाओं के मन थे और कई तरह के दावे किए जाते थे। और ऐसे दावे होंगे क्या, क्योंकि मध्यकाल के अंदर, प्राचीन समय में मध्यकाल के जो राजा थे, अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित करने के लिए, अपने आप की एक शूरवीर की मिसाल पेश करने के लिए और विजयी योद्धा घोषित करने के लिए आपस में क्या करते थे, युद्ध करते थे। ठीक है ना। तो धन के लिए युद्ध। अब दूसरा था कि अब धन के लिए युद्ध करने के लिए आपको एक उदाहरण दिया, कन्नौज वाला। ठीक है, कन्नौज कहाँ पड़ता है वो आपको बता दिया। क्यों कन्नौज वाले क्षेत्र को क्यों प्राप्त करना चाहते थे वो बता दिया। अब प्राचीन काल के जो या मध्यकाल के जो राजा थे वो आपस में युद्ध करते क्यों थे, वो ये है कि अपने आप को सम्मानित करने के लिए, ठीक है, नंबर 1। दूसरा ये था गौरवान्वित और मिसाल के लिए कि आगे उनकी मिसाल दी जा सके, दाद दी जा सके, जैसे अपन देते महाराणा प्रताप, अकबर मान, तो इस तरह से मिसाल के लिए और शूरवीर घोषित करने के लिए। तीसरा है दिखाने के लिए, विजयी योद्धा हारना नहीं चाहते थे। जैसे अकबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा, उसको पता था अकबर की सेना को कि वो सांगा की सेना के सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बाबर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने जिहाद का नारा दे दिया। तो ये क्या था, विजयी योद्धा, यानी अपने आप को वो हरवाना नहीं चाहते थे, विजयी योद्धा के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, ये इन सब बातों का उल्लेख हमें अपन ने पढ़ा था। कहाँ प्राप्त होता है, प्रशस्तियों के अंदर प्राप्त होता है, अभिलेखों से प्राप्त होता है, उनके सिक्कों के उत्कीर्ण शासकों के शासन कालों से प्राप्त होता है। तो ये जो प्रशस्तियाँ हैं, इन प्रशस्तियों के अंदर शासकों के दावे किए गए हैं। जैसे समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति के अंदर लिखा है, समुद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में वर्णन किया गया। समुद्रगुप्त के आंध्र, सिंधव और विदर्भ, जो मैंने बताया था विदर्भ महाराष्ट्र में है ना, तो विदर्भ और कलिंग उड़ीसा के राजा क्या हो गए थे, धराशायी हो गए जब वे राजा थे। यानी इस प्रकार से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के राजा भारी पड़ जाने पर उस क्षेत्र पे अपना अधिकार करता रहता था। और चाहमान जैसे जो चौहान वंश के जो शासक थे, जिन्होंने गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र पे भी विस्तार किया, इस प्रकार से वो एक नए राजा बनते जाते थे। और उनके ऊपर जो सामंत, जो उनके नीचे अधिकारी जो थे, उनके जो वंशानुगत शासक थे, जो जितना योग्य होता था वही क्या बन जाता था, वहाँ का क्षेत्र का राजा बन जाता था। इस प्रकार से वो क्या होते गए, बढ़ते गए। इन शासकों ने अब गौरवान्वित महसूस करने विजय योद्धा के रूप में इस धन का उपयोग आपको बता दिया। मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए, व्यापारिक मार्गों का निर्माण करने के लिए वो इस धन का प्रयोग करते थे। अब देखो आपकी बुक में एक आता है सुल्तान शब्द। सुल्तान क्या होता है? सुल्तान होता है कि जैसे अपन हिंदी के अंदर राजा कह देते हैं, वैसे ही अरबी भाषा के अंदर, अरबी भाषा का ये शब्द है जिसका अर्थ होता है शासक। ठीक है ना। सुल्तान जो है वो कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब शब्द है और जिसका मतलब है शासक। अपन कहीं नवाब पढ़ते हैं, कहीं अपन सुल्तान पढ़ते हैं और कहीं अपन राजा पढ़ते हैं।
तो सुल्तान का मतलब भी शासक है, नवाब का मतलब भी शासक है। नवाब उर्दू शब्द है, सुल्तान क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। अब सुल्तान मोहम्मद गजनवी का वर्णन किया गया, जो अपन आगे वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि सुल्तान मोहम्मद गजनवी कौन था, कैसे भारत के अंदर आया था और भारत के ऊपर उसने और धन को लूटने के लिए उसने क्या क्या किए थे। जो इन राजाओं ने जो मंदिर वगैरह बनाए थे वो इसने क्यों तोड़े और वहाँ उस धन का उसने क्या प्रयोग किया, ये अपन आगे वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।